Hey everyone, welcome back to the channel. I'm Shubham Dashora and I'm the chemistry faculty at Forensic Science by Priyanshi. आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 विच इज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। स्टार्टिंग के 1 और 2 चैप्टर्स का कंप्लीट रिवीजन साथ में कुछ पीवाईक्यूज वो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो आज केमिकल काइनेटिक्स भी देख लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे इसमें देखो। स्टार्ट करेंगे विद रेट ऑफ द रिएक्शन, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, दोनों के बारे में देख लेंगे। फिर रेट को कौन कौन से फैक्टर्स वगैरह अफेक्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी वगैरह वो देख लेंगे। फिर नेक्स्ट रेट लॉ पे आएंगे, थोड़ा सा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो आपका के होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जहाँ से पक्का है कि क्वेश्चन आता ही आता है। और एक टी हाफ, हाफ लाइफ, वहां से भी पक्का है कि क्वेश्चन आता ही आता है। ये दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हमको मेनली जीरो और फर्स्ट ऑर्डर पे फोकस करना है, सेकेंड ऑर्डर वाला अपने को नहीं। फिर आएंगे फिर कॉलिजन थ्योरी पे, और उसी के साथ पैरेलल थोड़ा सा चलेंगे विद एक्टिवेशन एनर्जी एंड अरेनियस इक्वेशन। ठीक है। तो इस तरीके से अपना फ्लो रहेगा। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। अब देखो, ये केमिकल काइनेटिक्स वर्ड है वो लिया गया है अपने काइनेसिस वर्ड से, जिसका मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है। अब एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्लास 11th में हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स ना हमको क्या बताता है कि कोई भी रिएक्शन जो आप लगा रहे हो या कोई भी प्रोसेस जो आप करना चाह रहे हो वो होगा कि नहीं होगा, मतलब उसकी फीजिबिलिटी के बारे में। क्या आप जो प्रोसेस सोच रहे हो वो फीजिबल है, पॉसिबल है कि नहीं है, वो थर्मोडायनेमिक्स बता देगा। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताएगा कि वो पॉसिबल कितने टाइम में है। हो सकता है 1 मिलियन साल में हो, तो उसको देखने के लिए हम बचेंगे नहीं। ठीक है। तो वहीं पर हमको काइनेटिक्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि काइनेटिक्स हमको वो टाइम बता देता है जितने टाइम में ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स हमको फिजिबिलिटी बताता है, और काइनेटिक्स हमको रेट और टाइम के बारे में बात। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, थर्मोडायनेमिक्स सब बोलता है कि डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट एक्चुअली में उसको करने जाओगे ना तो सालों 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 के बाद वो डिकम्पोज होना चाहिए। तो इसकी फिजिबिलिटी काइनेटिकली नहीं है, इट इज वेरी वेरी इनर्ट। ठीक है। डायमंड बहुत इनर्ट होता है, सालों सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है। चलो, अब थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन पे आ जाते हैं। तो रेट क्या होती है, देखो बहुत सारे बच्चे ना इसको सिंपल तरीके से समझते नहीं है, उस चक्कर में वो लोग हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं कि मैं रेट की डेफिनेशन एक्चुअली बोलूँ क्या, है ना। तो रेट कुछ नहीं होता है, आपको एक वर्ड याद होगा, स्पीड, है ना। स्पीड, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो रेट भी कुछ इसी का भाई है। ठीक है। अब जब हम रिएक्शन लगाते हैं, जब हम स्पीड या फिर जैसे मूवमेंट ट्रैक करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला गया, तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है वो ऊपर लिख देते हैं, और उसको पहुंचने में, उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा वो नीचे लिख देते हैं। रेट में भी हमको यही करना है। रेट में हम बस डिस्टेंस की जगह क्या ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं। क्योंकि जब आपने इनिशियल कुछ कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ होगा रिएक्टेंट का, और वो फाइनली खत्म हो गया, कितना रह गया वो आप यहाँ पे वैल्यू रख दो, और फिर नीचे कितने टाइम में खत्म हो गया वो वैल्यू रख दो, तो अपने को क्या मिल जाएगी, हमारी रेट में। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज योर रेट। ठीक है। अब देखो, जब भी कोई रिएक्शन जाती है, लेट सपोज ए से बी में रिएक्शन चला, ठीक है, मेरे पास कोई रिएक्शन है, ए से बी जा रही है। अब यहाँ पे होगा क्या, ए क्या है, मेरा रिएक्टेंट है, बी क्या है, मेरा प्रोडक्ट। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, वैसे वैसे रिएक्टेंट खत्म होता जाएगा। तो देखो, रिएक्टेंट जो है वो खत्म होते जा रहा है, और प्रोडक्ट क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो देखो, प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की जो कर्व है वो ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, रिएक्टेंट की कर्व क्या है, नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए अपनी जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज करती जा रही है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती जा रही है। सिंपल सी चीज है। चलो, अब वही बात है, R2P अगर मैं रिएक्शन कोई ले जा रहा हूँ, तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, तो उसकी डिसअपियरेंस की रेट कितनी है, ये मैं कैसे पता लगाऊंगा। तो वही है, उसकी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पता लगा दो, और डिवाइड बाय टाइम, जितने टाइम में वो खत्म हुआ होगा वो पता लगा दो। अब यहाँ पर हमको एक छोटा सा माइनस का साइन लगाना पड़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग पक्का यहाँ पे फंस जाते हो। आपको लगता है ठीक है, रेट ही तो है, माइनस का साइन हटा दो क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कम हो रही है। टू डिनोट
कि वो डिक्रीज कर रहा है, हम लोग ये नेगेटिव साइन का लगाना जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही जब अपीयरेंस होगा तब हमको पॉजिटिव साइन लगाएगा। ठीक है, अपीयरेंस किसकी हो रही होगी, प्रोडक्ट की अपीयरेंस हो रही होगी ना, आर टू पी जा रहे हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, उसी को हम लोग अपीयरेंस भी बोलते हैं। तो जितना इंक्रीज हुआ होगा वही डेल्टा पी, और डिवाइड बाय कितने टाइम में इंक्रीज हुआ तो डेल्टा। ठीक है, तो अभी टीम फॉरेंसिक साइंस और प्रियांशी आप लोगों के लिए लेके आए हैं मार्गदर्शन 2026 प्रोग्राम। इसमें आपको कंप्लीट एकेडमिक प्रैक्टिस तो करवाई जाएगी, मॉक टेस्ट वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको एक लीडरशिप बोर्ड मिलेगा, जिसमें आप लोग अपने फेलो कम्पिटिटर्स के साथ क्या आपका भी लेवल चल रहा है उसको एनालाइज कर सकते हो। फिर कंप्लीट नोट्स वगैरह तो मिलेगा ही, साथ में आपको डीपीपीज वगैरह मिलेगा। उसके अलावा सॉल्व्ड पीवाईक्यूज मिलेंगे आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा, जिसमें आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तब एक्चुअली एक एक्सपर्ट या फिर जो ऑलरेडी समझता है उस टॉपिक को, वो कैसे अप्रोच करता है उस क्वेश्चन को। तो आपको एक बार क्लियर अप्रोच मिल जाएगी कि क्या क्वेश्चन को हमको कैसे डील करना है। ठीक है, अब मान लो आपने अच्छे से एग्जाम वगैरह दे दिया और आपका किसी कॉलेज वगैरह में सिलेक्शन होने का चांसेस है, तो उस टाइम पे भी आपको बहुत दिक्कतें आती है। उस टाइम पे डीवी कराना हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा वो देखना हो गया। तो उस सब चीज़ों में भी आपको पूरा अच्छे से गाइड किया जाएगा उसके लिए। ठीक है, उस टाइम भी हम आप लोग आपके साथ रहेंगे। इसके बाद लेट्स सपोज कि आप जो कॉलेज सोच के जा रहे थे वो आपको नहीं मिल पाया फॉर सम रीजन, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए, व्हाट टू डू नेक्स्ट, उसके में भी हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा देर आर सेवरल अदर फैक्टर्स, जैसे कि आपका अगर स्कोर आ चुका है तो स्कोर के बेसिस पे आपका बेस्ट कॉलेज कौन सा हो मिल सकता है आपको। ठीक है, उसमें आप हमारे पास बहुत सारे कॉलेज की लिस्ट है, जिसके बेसिस पे हम लोग आपको बता देते हैं, बाकी आपको रियल टाइम अलर्ट और अपडेट भी मिलते हैं। इसके अलावा प्रियांशी मैम के साथ आपके ग्रुप सेशंस वगैरह भी रहेंगे, जिसमें आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी वगैरह अपनाना है वो आपको डिस्कस किया जाएगा। ओनली 2999 का ये प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, तो इसमें अगर आपको एनरोल करना है तो आप इस क्यूआर कोड के थ्रू कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं। चलो, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं विद एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वही सिंपल सी बात है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, जो भी टाइम था वो C1 माइनस C2 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और जितना फाइनल टाइम था और जितना इनिशियल टाइम। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर आप यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो, ये 1 - 2 है तो नीचे 2 - 1 क्यों है, ऐसा क्यों कर रखा है आपने। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आया होगा, तो देखो मैं बता देता हूँ। लेट्स सपोज आपने 10 ग्राम से चालू किया, ये आपका क्या हो गया C1, आप पहुंच गए C2 में 5 ग्राम पे। T1 क्या था, T1 तो जीरो था, T1 पे तो कोई टाइम चालू ही नहीं हुआ था। और T2 क्या था, लेट्स सपोज 10 मिनट में रिएक्शन खत्म हो गई, 10 से 5 ग्राम वो 10 मिनट में पहुंच, तो आप सब्ट्रैक्शन करने बैठो। अगर आप C1 माइनस C2 करोगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी पक्का। अगर गलती से आपने T1 माइनस T2 कर दिया ना तो आपको माइनस में टाइम मिलेगा, विच इज नॉट करेक्ट। एवरेज रेट हमेशा पॉजिटिव की तरफ आनी चाहिए, इसलिए हमको यहाँ पे T2 माइनस T1 करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे 10 - 1 कर 10 - 0 कर देते हैं, तो हमको यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट, बट फिर भी जो आपको डाउट रहता है जनरली वो मैंने यहाँ पे डिस्कस करें। क्योंकि यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, यूनिट तो सबको पता ही होती है वैसे। ऊपर की तरफ क्या लिखा हुआ है भाई, कॉन्सेंट्रेशन, नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है भाई, टाइम, तो ये हो गया टाइम। इसी को आप ओपन करके लिखना चाहो तो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम की पावर -1 कर दो। अब कॉन्सेंट्रेशन को ओपन करना चाहो तो कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, मुझे भी पता है क्या होती है, मोल पर लीटर, तो ये मोल पर लीटर पर टाइम होगा। अब टाइम को हमें किस में लिखता हूँ, सेकंड्स में लिखता हूँ, तो ये मेरा सेकंड इनवर्स हो गया यूनिट, ये इसकी ओवरऑल यूनिट आ गई। ठीक है, तो मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, एवरेज रेट की यूनिट आ गई है, फिर किसी भी रेट की फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। तो देखो, एवरेज रेट में हम लोग क्या बात कर रहे थे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। इंस्टेंटेनियस में हम क्या करते हैं, एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए रेट में क्या चेंज आया वो मुझे पता। तो ये जो डेल्टा टी है ना, ये जो बहुत छोटा हो जाएगा, इतना छोटा कि ये लगभग लगभग जीरो के बराबर ही हो, उस टाइम पे जो रेट में चेंज आएगा वो मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो अभी भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस मैं यहाँ पर एक डिफरेंशियल का यूज कर लूंगा। जैसे मैं यहाँ पर डेल्टा का यूज कर रहा था, ये डेल्टा यूज किया जाता है जब हमारे पास बड़ी वैल्यूज होती है।
और जब हम छोटी वैल्यूज या माइन्यूट वैल्यूज की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस बहुत ही थोड़ी थोड़ी, तब हमको यहाँ पे डिफरेंशियल का यूज करना पड़ता है। ठीक है, फिर आगे जाके हम इसको इंटीग्रेट करके ओवरऑल के लिए निकाल लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट में बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे डी ए बाई डी टी लिख देना है, यहाँ पे डी बी बाई डी टी लिख देना है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, तो दिस इज द रेट ऑफ डिसअपीरियंस, रेट ऑफ डिसअपीरियंस ऑफ ए, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये रेट ऑफ अपीरियंस ऑफ बी। ठीक है, एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा किसी भी रेट के लिए, तो वो भी सिंपल है। कैसे लिखते हैं वैसे तो हमने देख लिया है, बट फिर भी रिएक्शन जो प्रैक्टिकल रिएक्शन है उसके बेसिस पे देख लेते हैं। जैसे मरकरी अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, वो मर्क्यूरिक क्लोराइड जो भी बना देता है वो AgCl2। तो इसके लिए अगर मुझे रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो कैसे लिखूंगा, तो रिएक्टेंट कौन कौन है, भाई ये रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन लगा दो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन में जो भी चेंज आएगा कितने टाइम में आएगा। फिर ये भी रिएक्टेंट है, हाँ जी है, तो फिर से माइनस का साइन लगा दो, जो भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा डिवाइड बाई टाइम। फिर ये क्या है भाई, ये तो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के आगे कॉन्सेंट्रेशन में उसकी जो भी चेंज आ रहा है डिवाइड बाई टाइम, इधर पॉजिटिव साइन, सिंपल। ऐसे ही एक और देख लो कि अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट वगैरह आ गया, अभी तो कोई कोएफिशिएंट नहीं था, मान लो कोएफिशिएंट आ गया तो क्या करूंगा, तो उसको ना आपको आगे लिख के डिवाइड कर देना, बस ये ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका कोई इलाज नहीं है, इसको ध्यान में ही रखना पड़ेगा वरना आप गलतियां करो। जो भी कोएफिशिएंट आगे आएगा तो इसलिए उसको इस तरीके से हमको लिखना पड़ेगा, ये रूल। ठीक है, तो अगर 2HI है तो 1/2 ΔHI बाय टी, ΔHI वही कॉन्सेंट्रेशन में जो भी चेंज आ रहा होगा। H2 और I2 में कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो बाकी दो दोनों सेम ही रहेंगे। हम बोलोगे यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है तो उसके आगे पॉजिटिव आएगा, और इधर है तो ये आगे नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट, रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो देखो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, टेम्परेचर बहुत अफेक्ट करता है रेट को। अगर आपने कोई सिंपल रिएक्शन लगाई है, रूम टेम्परेचर पे लगाई है, तो हो सकता है वो कभी कभी ना जाए, जैसे ही आप उसमें थोड़ी सी हीटिंग करना चालू करते हो तो वो उसकी रेट इंक्रीज कर जाती है। तो ऐसा एवरेज निकाला जाता है कि मान लो कभी आपने टेम्परेचर में 10 डिग्री बढ़ाया, तो जनरली जो रेट है वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सारे रिएक्शंस में ही फॉलो हो, लेकिन ये एक एवरेज डेटा है। ठीक है, तो इन जनरल हीटिंग करने पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करता है। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन की बात कर लो, तो रेट है वो जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी कॉन्सेंट्रेशन के, जितना ज्यादा आप रिएक्टेंट वगैरह लोगे उतना ही फास्ट रिएक्शन जाती है। फिर प्रेशर की बात कर लो, तो अगर आप कोई गैशियस रिएक्शंस की बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल H2 + O2 मिलके पानी बना रहे हो, ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, जितना ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर लगाओगे, या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 जितना इंक्रीज करोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जितना इंक्रीज करोगे, रेट उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा, सिंपल सी चीज है। फिर नेक्स्ट, नेचर पे भी बहुत डिपेंड। अगर आपने कोई ऐसे नेचर के रिएक्टेंट लिए हैं, फॉर एग्जांपल आयनिक सॉलिड टाइप के लिए, तो वो क्या बहुत फास्ट रिएक्टिंग करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर आपने कोवेलेंट चीजें ली है, तो कोवेलेंट चीजों को पहले चार्जेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आगे जाके वो दूसरे अपने अनलाइक चार्जेस वालों को ढूंढेगा, फिर वहां जाके अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढेगा, फिर वो जाके रिएक्ट करेगा, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो ये सारा खेल एक्टिवेशन एनर्जी वाला वो सारा आगे आएगा अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का भी काम होता है, वैसे उसका जनरली काम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना होता है, बट कुछ और भी कैटलिस्ट होते हैं, जैसे नेगेटिव कैटलिस्ट जिनको हम बोलते हैं, या फिर उनको इनहिबिटर्स बोलते हैं, उनका काम होता है रेट को कम करना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना वेरी इंपॉर्टेंट रेट लॉ। अब ये रेट लॉ क्या, तो रेट लॉ ना बाय डेफिनेशन एक बहुत बढ़िया चीज है। रेट लॉ एक ऐसे स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, जिसमें बोलते हैं कि आपके पास अगर कोई रिएक्शन दी हुई है तो उसके लिए रेट क्या होगी। तो मैं बोलता हूँ कि उसके लिए जो रेट होगी ना, वो उसके रिएक्टेंट का ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगी, लेकिन उन रिएक्टेंट के सर पे मैं एक चीज बिठाऊंगा, जो कि हो भी सकता है उसका कोएफिशिएंट हो, या नहीं भी हो सकता है उसका कोएफिशिएंट। ठीक है, द एक्सप्रेशन जिसके अंदर में अ, इनके जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक पावर लगाऊंगा। अब वो पावर हो भी सकता है कि इसका कोएफिशिएंट हो, या फिर नहीं भी हो। ठीक है, अब हो गया तो भी बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो हम लोग को निकालना पड़ेगा।
तो रेट क्या होगा, रेट का फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा मेरे पास, के इंटू, अब यहाँ पे रेट कांस्टेंट आ गया के वाला, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू पावर एक्स बी रेस टू पावर वाई, वेयर एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी, हो भी सकता है नहीं भी हो, हम डिपेंड करेगा, ठीक है। के क्या है, तो के अपना रेट कांस्टेंट है। अब ये वाली रेट जो नॉर्मल रेट का फॉर्मूला वो तो हमको आता ही है, तो अपना ओवरऑल रेट इक्वेशन क्या बन गया, ये वाला बन गया, ये ओवरऑल रेट लो का फॉर्मूला, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज यही है कि अगर मैंने आपको कोई रिएक्शन लिख के दे दिया, ठीक है, तो अगर मैंने आपको बोला कि क्या आप उसका रेट लो ऐसे डायरेक्टली देख के लिख सकते हो क्या, तो आप बोलोगे हाँ हाँ लिख देंगे, क्या दिक्कत, तो मैं बोलूंगा नहीं लिख सकते, ऐसे सिर्फ देख के नहीं लिख सकते आप, क्योंकि आपको ये एक्स और वाई की वैल्यू पता ही नहीं चलेगी, तो आप पूछोगे कि सर पता कैसे चलेगी फिर, तो मैं बोलूंगा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा लैब में जाके, एक्सपेरिमेंटली ही हमको ये पता चल सकता है कि वो जो एक्स और वाई हैं रेट लॉ के अंदर उनकी वैल्यूज क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पर 2NO प्लस O2 था और ये 2NO2 बना रहा है, तो मैंने सोचा चलो इसके लिए रेट लॉ लिख के देख लेता हूँ, तो मैंने क्या करा, रेट इज इक्वल टू लिखा और NO की पावर मैं जैसे ही 2 लगाया और O2 की पावर मैं 1 लगाई, तो मैं जब एक्चुअली मैं एक्सपेरिमेंटली डेटा करने गया तो मेरा डेटा ठीक आ गया, मैं बोला चलो बढ़िया बात है। फिर मैंने क्या करा, दूसरी रिएक्शन और चेक करी, क्लोरोफॉर्म प्लस Cl2 CCl4 प्लस HCl, मैंने बोला ठीक है चलो इसको भी लिख लेता हूँ, तो इसका मैंने लिखा CHCl3 की पावर 1 डॉट Cl2 की पावर भी 1, फिर मैंने सोचा ठीक है ये भी सही आया होगा, फिर मैंने एक्सपेरिमेंटल डेटा चेक किया तो पता चला इस पर तो क्लोरीन की पावर हाफ ही डिपेंडेंसी है। फिर मैंने एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिया, इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करी वाटर के साथ रिएक्शन जिसमें एसिटिक एसिड और ये बन रहा था, फिर मैंने सोचा ठीक है इसके पावर भी 1 पे डिपेंड करेगा, इसकी पावर भी 1 पे डिपेंड करेगा, पर ऐसा हुआ ही नहीं, ये जो हाइड्रोलिसिस है वो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है क्योंकि ये एक्सेस में होता है, यही फिर हम आगे चल के एग्जाम्पल में पढ़ते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बताने का पॉइंट क्या है यहाँ पर ये चीजें, कि आप रिएक्शन को देख के उसका रेट लॉ डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा मिलना चाहिए, उसके बाद ही आप लिख पाओगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट विच इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, तो अभी जैसे हमने जो रेट लॉ देखा ना, ये इसमें जो पावर्स का समेशन होता है वही अपना ऑर्डर है, तो अगर आपके पास रेट लॉ लिखा हुआ है तो आप ऑर्डर निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको बोल दिया जाए बताओ भाई इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर निकाल दो 2+1, 2+1 कितना हो जाएगा 3 ऑर्डर, तो ये एक थर्ड ऑर्डर टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। तो द सम of powers of concentration of reactant in the rate law, it is known as the order। अब ऑर्डर 0 1 2 3 भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ऐसे एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे ही। जीरो ऑर्डर का वैसे मीनिंग बेसिक होता है कि रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, तभी वो जीरो ऑर्डर की है। अब जैसा कि मैंने बताया, ऑर्डर क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, आप इसको थियोरेटिकली नहीं बता सकते, और ये एलिमेंट्री रिएक्शन पे भी वैलिड है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे भी वैलिड। अब आपके मन में फिर से सवाल आएगा, फिर ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स कहाँ से लेके आ गए आप, ये पहले बता तो दो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। तो देखो, जो एक स्टेप की रिएक्शन होती है, वन स्टेप रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स स्टेप की रिएक्शन क्या होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टीपल स्टेप्स में जो जाके फिनिश हो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे ठीक है, तो जो एक स्टेप की रिएक्शन है उसके लिए अगर मुझे किसी ने रेट लॉ इक्वेशन लिख के दे दिया तो मैं ऑर्डर बता दूँ, बिल्कुल बता दूंगा, लेकिन मल्टी स्टेप रिएक्शन में मैं क्या करूँ, मैं कौन सी स्टेप के लिए ऑर्डर पता लगाऊंगा, तो ये ना एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर ऑर्डर कौन सा होता है और मोलिकुलरिटी कौन सी होती है, तो ध्यान रखो, हमेशा हमको आरडीएस स्टेप को पकड़ना है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कौन सी होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होती है,
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वही हमारी होती है आरडीएस, और हमको उसी को पकड़ना है। उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज आएगी वो हमको ऑर्डर के लिए देनी, ठीक है। ऐसे ही मॉलिकुलैरिटी एक और टर्म होती है जो कि अभी आगे आने ही वाली है नेक्स्ट टॉपिक में, वो भी हमको यही करना है। एक और चीज ध्यान रखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जब भी हम लोग मॉलिकुलैरिटी की वैल्यू लिखेंगे तो वो ऑर्डर के बराबर आएगी, ठीक है। स्लोएस्ट स्टेप की लेनी है और वो सेम आएगी ऑर्डर के, ध्यान में रखना। वही आ गया है मॉलिकुलैरिटी क्या होती है। तो देखो, लेट्स सपोज एक रिएक्शन ले रहा हूं मैं ये, और एक मैंने दूसरी रिएक्शन ले ली ये। इसमें क्या हो रहा है कि एक अकेला मॉलिक्यूल है वो किस में टूट रहा है, दो में टूट रहा है। तो इसके लिए मॉलिकुलैरिटी की वैल्यू कितनी होगी, ओनली वन, क्योंकि एक अकेला रिएक्शन। ऐसे ही दो रिएक्टेंट जब आ गए तो इसके लिए मॉलिकुलैरिटी की वैल्यू कितनी हो गई, टू। तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो कि एक्चुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही होगी किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, ये बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेक्स में नहीं बाबू, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो भी पार्टिसिपेट कर रही होगी उनको हम लोग क्या बोल देंगे, कि ये इसकी मॉलिकुलैरिटी है, ठीक है। अब ये एक थियोरेटिकल वैल्यू है क्योंकि हम लोग देख के पता लगा देंगे। अगर आपके सामने कोई रिएक्शन लिखी हुई है, देख के बोल दो कि हाँ भाई इसकी तो इतनी मॉलिकुलैरिटी है। हमेशा होल नंबर होगा, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आधा एटम टूट के कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा नहीं, तो ये हमेशा होल नंबर होगा। फिर इसका रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चाहे आप ए प्लस बी की रिएक्शन अलग से करा लो, चाहे ए प्लस बी प्लस सी की रिएक्शन करा दो, उसकी रेट अपने हिसाब से चलेगी, मोलिकुलैरिटी रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं डालती, ठीक है। फिर ये कोई दूसरे एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करती, वो थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। अब एक और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप बोलोगे कि यार मोलिकुलैरिटी की वैल्यूज पॉसिबल क्या क्या हो सकती है, क्या मोलिकुलैरिटी जीरो हो सकती है क्या? आंसर इज नो। क्या मोलिकुलैरिटी 5 हो सकती है? तो आंसर इज अगेन नो। ऐसा क्यों है? तो देखो, आप खुद सोचो, जब बेचारे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करने आएंगे तो उनको टकराना पड़ेगा एक दूसरे से, और टकराने के टाइम पे जगह चाहिए होती है थोड़ी सी, है ना। बॉन्ड बनाना है, कोलिजन करना है उनको। तो मैक्स टू मैक्स ना जनरली 3 तक आते आते उनकी स्पेस ही खत्म हो जाती है कि वो चौथे को बुला के अपनी मॉलिकुलैरिटी 4 कर ले। तो इसीलिए मॉलिकुलैरिटी की जो वैल्यू होती है वो जनरली 3 से ज्यादा नहीं बढ़ती, ठीक है। क्योंकि वो 3 से ज्यादा अगर बढ़ गई ना तो वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर पाती, ठीक है। फिर ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो उसमें हर स्टेप पे हमको अलग अलग मॉलिकुलैरिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब एग्जांपल देख लो, जैसे ये एक एग्जांपल पूछ लिया गया था, ये भी एक पुराने पेपर का कोई क्वेश्चन था। तो इसके लिए मॉलिकुलैरिटी पूछ लिया था। अब बहुत सारे लोगों ने इसका 2 लिख दिया होगा, जबकि 2 नहीं है, इसका 1 है, क्योंकि ये अकेला रिएक्टेंट बेचारा बैठा हुआ है। तो इसके लिए यूनिमॉलिकुलर ये एक रिएक्शन, ठीक है। फिर इसके लिए मोलिकुलैरिटी की वैल्यू क्या होगी? तो ये तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिख रही है मुझे, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को मुझे पहले तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग इंडिविजुअल स्टेप्स में निकालनी पड़ेगी उसको, इसकी मुझे मोलिकुलैरिटी। तो अब इसके लिए मैं मोलिकुलैरिटी अगर एक वर्ड में डिफाइन करनी हो किसी एक स्टेप के लिए, तो वो मैं कौन सी स्टेप चुनूंगा? स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। जो भी इसके अंदर स्लोएस्ट स्टेप आएगी उसको मैं चुनूंगा, और उसी के लिए मैं क्या लिख दूंगा? मोलिकुलैरिटी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो अब एक एक करके सारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस वगैरह को भी देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है? जिसमें जो हमने ये वैल्यू निकाली थी ना पूरी, कि माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स, ऐसे ही कुछ आ रहा था। तो अब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है ना वो हो गई है जीरो, क्योंकि ऑर्डर जीरो हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, ठीक है। अब माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी, तो डी ए क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ के डी टी। इंटीग्रेट कर लोगे तो फाइनल जो अपना ऐसे पूरा इक्वेशन डेरिवेशन कर लेना आराम से, आपके लिए फाइनल वैल्यू में लिख देता हूँ। फाइनल वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके की, कि ए नॉट माइनस ए बाई टी इट विल बी इक्वल टू के। दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। आपको ये पूरा डेरिवेशन याद भी करके जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को याद रखो, क्योंकि जनरली याद ही होता है सभी लोगों को, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस में फाइनल कॉन्सेंट्रेशन,
डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, ये अपनी रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। और अगर कोई पूछ ले टाइम कैसे निकालोगे, तो टाइम ऐसे निकाल लूंगा, है ना। टाइम कैसे निकाल लूंगा, टाइम ऐसे निकाल, ए नॉट माइनस ए बाय के, इट इज विल बी इक्वल टू टी। ठीक है, एग्जाम्पल, तो कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो कि मेटल सरफेसेस वगैरह पे होती है, वो जीरो ऑर्डर होती है। ठीक है, अब इसके लिए ना हम लोग को एक ग्राफ प्लॉट करना होता है। तो एक इक्वेशन में इसको बिठा लो, तो एक लीनियर सा ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो सी प्लस एम इन टू एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम रखेंगे, तो ये एक्स एक्सिस पे टाइम आ गया। वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए या आर कुछ भी लिख सकते हैं। जब मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, यही हमारा सी या फिर इंटरसेप्ट आता है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, आर नॉट है, वही यहाँ पे ए नॉट है। स्लोप क्या आ रहा है, तो स्लोप आ रहा है नेगेटिव वाला, माइनस के इसका स्लोप है। ठीक है, तो अगर ना कभी कभी आपको ये भी निकाल के दे देगा कि इसका स्लोप की वैल्यू है, लेट सपोज -2.303, तो इससे आपको ये इसकी वैल्यू दे देगा, लेट सपोज इसकी वैल्यू 10 दे दी, तो आपको बोल देगा बताओ इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, या फिर ये कितने टाइम में खत्म हो रहा है, ऐसे करके कोई क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए भी हैं पहले, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख के चले जाना। ठीक है, फिर ये तो किसके बीच में था, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ था। ऐसे ही अगर आपको रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में टाइम लगाना, तो एकदम लीनियर साफ सुथरा ग्राफ आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है रेट, के अलग है, रेट अलग है, ध्यान में रखना। के डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है, क्योंकि उसके फॉर्मूला में रिएक्टेंट की वैल्यू आ रही है, लेकिन रेट नहीं डिपेंड कर रही। चाहे आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी ली हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी रेट इंडिपेंडेंट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी ये डेरिवेशन वगैरह आप लोग खुद देख लेना। ठीक है, मैंने इसमें बता दिया है वैसे तो, बाकी जो फाइनल फॉर्मूला आएगा आपके पास वो कुछ इस तरीके से आएगा, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए या फिर आर नॉट बाय आर। आर नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और आर क्या है, आर टी भी लिख सकते हैं या फिर सिंपल आर भी लिख सकते हैं, एट एनी टाइम, कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम। आगे टी टाइम है, के अपना रेट कांस्टेंट। तो ये अपनी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके लिए अगर हमको रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो रेट कांस्टेंट वैसे तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम लोग कि के इज इक्वल टू एल एन ए बाय ए नॉट और डिवाइड बाई टी, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। फिर इसमें एक फॉर्मूला भी हम लोग लगा सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, ये इसकी थोड़ी अलग सी इक्वेशन आती है, पर ये भी ध्यान रखो ये फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन है। जैसे इसको हमने कंप्राइज कर दिया, हमने कुछ छोटा सा में लिख दिया। एक बार ये स्टेटमेंट ही आ गई थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है, ऐसा करके आ गया था और लोगों को पता ही नहीं चला था कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है। ध्यान में रख के जाना, ये भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही फॉर्म होती है इक्वेशन। जैसे अलग अलग तरीके हैं इक्वेशन लिखने के। फिर हम लोग ग्राफ वगैरह बना सकते हैं, तो अभी जो पीछे मैंने फॉर्मूला बताया, इसी को आप लोग इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो उसमें इस एक्सिस पे अपना y वाला आ जाएगा, y एक्सिस पे, x एक्सिस पे अपना टाइम आ जाएगा। स्लोप इसका आएगा माइनस के बाई 2.303, अभी भी स्लोप डिक्रीजिंग ही है। फिर ऐसे ही सेम अगर आप रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ बनाओगे, तो जीरो ऑर्डर में तो एकदम पैरेलल चल रहा था, क्योंकि उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर है तो एक लीनियर ग्राफ हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रेट के साथ रेट डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपकी रेट भी बढ़ रही है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन हो गया, है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, तो एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है CH3CH3। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि पहले एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता था, कि जितने भी हमारे अनस्टेबल या फिर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, वो सारे जब टूटते हैं, उनका डिसइंटीग्रेशन होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप लोगों को हायर लेवल पे जाके पढ़ाया जाता है,
उनका जो भी डिसइंटीग्रेशन या फिर रेडियो एक्टिव डिके होता है वो सारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो ये स्टेटमेंट ना आ चुका है और ये फिर से पूछा भी जा सकता है, ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी दे देता है कभी कभी। तो ध्यान में रखना, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके कौन सी ऑर्डर की रिएक्शंस होती है, सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ध्यान में रख के जाना। ठीक है, फिर फर्स्ट ऑर्डर में ही अगर आपके पास गैसियस रिएक्शन है, ठीक है, कोई ऐसे गैसेस वगैरह में रिएक्शन है, तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। अब उस फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन ये है, बट उसकी जो फाइनल इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की है। हालांकि सीयूईटी में ऐसा नहीं पूछना चाहिए, बट फिर भी अगर आ जाए तो इसको ध्यान में देख के चले जाना एक बार। ठीक है, नीट वगैरह में ऐसे पूछा हुआ है इससे क्वेश्चन। तो गैसेस रिएक्शन के केस में उसका पार्शियल प्रेशर दिया हुआ होता है, तो ये पी इनिशियल है और ये पी जो टी टाइम पे जो भी दिया हुआ है, तो इस तरीके का फॉर्मूला बनता है इसमें, तो इसको देखते जाना। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं हाफ लाइफ के ऊपर। देखो हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें हमारी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आधी हो जाए। टाइम आधा नहीं करना, कॉन्सेंट्रेशन जब आधी रह जाए इनिशियल का, तब जितना टाइम हुआ वो हाफ लाइफ। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दिमाग में बैठा लेना। जब इनिशियल कंसंट्रेशन मेरी ए नॉट थी, कुछ टाइम बीत गया, अब कुछ टाइम बीतने के बाद कोई ऐसा टाइम तो आया होगा जब उसकी कंसंट्रेशन आधी रह गई होगी, तो इसी टाइम को मैं क्या बोल दूंगा, टी हाफ बोल। वो टाइम जिसमें मेरी जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन आधी रह गई, बची हुई बात। ठीक है, अब जैसे रिप्रेजेंट ऐसे टी हाफ से कर देता हूँ। अगर जीरो ऑर्डर के लिए मुझे टी हाफ निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, ये मेरे पास उसका फॉर्मूला होता है। इसमें मैं आर की जगह या फिर ए लिखा हुआ था तो ए की जगह आर नॉट बाई टू लिख दूंगा, क्योंकि अब कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, ए नॉट बाई टू। तो आर नॉट बाई टू लिख दिया, फिर फाइनल सॉल्व किया तो इसमें वैल्यू क्या आ गई, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई टू इंटू के। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पीवाई क्यू पूछा हुआ है, वैल्यूज दी हुई है और बताओ टी हाफ कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए टी हाफ की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे। अब देखो, क्या ये टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल है। तो टी हाफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वही इसका ग्राफ भी है। यहाँ पे आर भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट। तो इसके बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक लीनियर ग्राफ आएगा जो कि ओरिजिन से पास कर रहा हो। ये सारे ग्राफ आपको मैथ्स में पढ़ाए जाते हैं पूरा डिटेल में। तो ये कैसा हो जाएगा, जीरो ऑर्डर के लिए ये वाला कर्व आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कर्व में भी पूछ ले कि इसमें से कौन सा टी हाफ का कर्व बता दो, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। बाकी ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही होता है, तो फॉर्मूला सबको जनरली ध्यान ही होता है। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी देख लो, तो फर्स्ट ऑर्डर में भी जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास फाइनल इंटरेस्टिंग आंसर आएगा। टी हाफ की वैल्यू आएगी 0.693/k। तो इसके अंदर ना कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेशन का नामो निशान नहीं है। तो जब मैं इसके लिए कर्व बनाऊंगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा, टी हाफ के केस में डिपेंड ही नहीं कर रहा फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर कौन से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितने लिया। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से ऑर्डर में टी हाफ जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, तो वो कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के केस में तो डी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑर्डर के केस में डी हाफ इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं है उसको कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपने कितने लिए। चलो नेक्स्ट, फिर सूडो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर लेते हैं, या फिर जिसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती है जो कि एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती, वो सेकंड ऑर्डर की होनी चाहिए थी, लेकिन वो कुछ कंडीशंस के अंदर कैसी बन जाती है, फर्स्ट ऑर्डर की। ये जो सूडो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है फॉल्स। तो ये जो फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये ऐसी रिएक्शन होती है। यहाँ पर मोलिकुलरिटी एक्चुअली में वन से ज्यादा होती है, बट ऑर्डर जो होता है वो हमेशा वन है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी बता चुका आपको, इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस। ये इथाइल एसिड की हाइड्रोलिसिस था, इसमें मैंने बोला था कि ऑर्डर जो आता है वो एक्चुअली वन ही आता है, क्योंकि वो सिर्फ इसी की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वाटर एक्सेस में रहता है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क ही नहीं पड़ता कि कितना खत्म हो रहा है। ऐसे ही केन शुगर की हाइड्रोलिसिस, केन शुगर होती है ये, इट इज सुक्रोज। सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस की जाती है तो हमको मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये आप अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो इसके ये हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन में भी
इट इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे इसकी रेट डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अर्हीनियस इक्वेशन के ऊपर। अर्हीनियस इक्वेशन से पहले थोड़ा मैं बता देता हूँ कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या होती है किसी भी रिएक्शन। हालांकि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मान लो अगर मैंने किसी रिएक्शन का टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री से बढ़ा दिया, तो उसका जो रेट है वो लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो भी लगभग लगभग डबल हो जाती है उसकी वैल्यू। ठीक है, उसी के रिलेशन थोड़ा सा दिया था अरेनियस इक्वेशन में। अब अरेनियस इक्वेशन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें a क्या है, तो a इसका अरेनियस कांस्टेंट होता है। ई ए क्या है, तो ई ए होती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक बार तो पी वाई क्यू में यही पूछ लिया गया है कि व्हाट इज ई ए, यहाँ पर ये होता क्या है एक्चुअल में। तो अगर आपको यही नहीं ध्यान है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, टेम्परेचर टी है, आर अपना कोई गैस कांस्टेंट है। ठीक है, और हाँ एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह हो गया। ये जो पूरा फैक्टर है ना, इसको हम लोग बोल्ट्जमैन फैक्टर भी बोलते हैं, बट वो चलेगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर मान लो कभी गलती से एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन के लिए जीरो हो गई, ठीक है, अगर ई ए की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, तो होगा क्या, तो उस टाइम पे जो अपना के है वो किसके बराबर हो जाएगा, अरेनियस कांस्टेंट के इक्वल। बस ये छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि हो सकता है आ जाए कि बोल देगा ऐसे थियोरेटिकल कंडीशन दे देगा, व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एनी रिएक्शन इज जीरो देन व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट, तो वो ए के बराबर है। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को इसी इक्वेशन को जब हम ओपन करके लिखते हैं ना लॉग की टर्म्स में, तो वो कुछ ऐसे बन जाती है, log 10 k इज इक्वल टू log 10 a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। ये एक टेम्परेचर पे है। ऐसे ही अगर आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दे दिया जाए, तब हमको दो डिफरेंट इक्वेशन लिख के उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, log k2 टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर टी टू माइनस टी वन बाई टी वन जी। ये ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो, K2 ऊपर है तो T2 पहले आएगा, मल्टीप्लीकेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वैल्यू आप ऊपर लिख रहे हो ना रेट की, K2 ऊपर है तो T2 पहले आएगा, बस ये याद रख के जाओ, बाकी सब आपको याद ही रहता है जनरली। तो K2 बाई के वन T2 माइनस टी वन, ई ए बाई 2.303 आर तो सबको पता ही है। फिर ऐसे ही इसका कर्व भी आता है, पर ये कर्व इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका स्लोप थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके स्लोप से ना आपको ई ए निकलवा देगा। आपको बोलेगा when a graph was plot between log 10 of k and 1 by t for an Arrhenius equation, Arrhenius कर्व बोलते हैं इसको, तो उसके अंदर जो स्लोप की वैल्यू है, लेट सपोज वो आ गई 100, तो कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसे लिख के दे देगा। तो आपके पास 100 वैल्यू आ गई, 100 किसके लिए है, माइनस ई ए बाई 2.303 आर। आर की वैल्यू आपको पता ही है, आर की वैल्यू दो हो सकती है, 8.314 अगर जूल केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स की टर्म्स में ले रहे हो, और हो सकती है 0.0821 अगर आप लीटर एटीएम की टर्म्स में ले रहे हो। ठीक है, इस तरीके से दो वैल्यूज आप ले सकते हो, जो भी आपको यूनिट रखनी है। अगर ये किलो जूल पर मोल में दी हुई है तो आपको ये लेना है, अगर ये कैलोरी वगैरह में दी हुई है तो आपको ये लेना है। ठीक है, डिपेंड करेगा ईए की यूनिट क्या दे रखी है आपको, या फिर पूछी क्या है ईए की यूनिट। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसमें दो दो टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा के आपको बताया जा सकता है कि ईए निकालो। जनरली इन सब केसेस में ना एक्टिवेशन एनर्जी निकलवाई जाती है, ज्यादा कुछ नहीं निकल रहा है। फिर नेक्स्ट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी पे बात कर लेते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी बहुत एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है। ये बोलती है, ये डायरेक्ट बोलता है, क्या बोलता है कि आपके पास दो रिएक्टेंट पड़े हुए हैं, बिल्कुल पड़े हुए हैं, तो ये क्या करेंगे ना, ऐसे रिएक्शन डायरेक्ट नहीं कर देते ये क्या करते हैं, पहले एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, या फिर जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं वो बनाते हैं। क्या करते हैं, अपने बॉन्ड्स को तोड़ते और जोड़ते हैं एक इंटरमीडिएट सी ट्रांजिशन स्टेट में, और फिर फाइनली जाके ये अलग अलग सेपरेट होते हैं। बस, तो ये बोलता है कि इसको इस ट्रांजिशन स्टेट में जो पहुंचाने वाली एनर्जी है, वो एक्चुअली में कौन सी एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है,
द एनर्जी जो कि इसको इसके यहाँ तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारी क्या होती है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एनर्जी है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल एनर्जी रिलीज हुई है वो क्या है, हमारी एनर्जी जो रिलीज होने वाली। फिर दोनों का डिफरेंस करके हम लोग एंथैल्पी चेंज कितना होगा वो निकाल सकते हैं आराम से। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अगर आपको कोई पूछ ले गलती से कि बताओ ये जो ग्राफ बना हुआ है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, तो आप क्या बोलोगे? तो आप सीधा दिमाग लगाओ, देखो यहाँ पर क्या बनी हुई है, एनर्जी बनी हुई है। रिएक्टेंट जो है वो हाईयर एनर्जी पे है, प्रोडक्ट जो है वो लोअर एनर्जी पे है। इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी साथ में रिलीज हो गई है। जब एनर्जी रिलीज हो गई है तो वो कौन सी रिएक्शन है भाई, एक्सोथर्मिक। खत्म हो गया मामला। अगर ऐसे ही एक दूसरा टाइप का कर्व होता जिसमें यहाँ रिएक्टेंट था और वो प्रोडक्ट यहाँ बना था, तब हम क्या बोलते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन कर्व। ठीक है, चलो कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, तो देखो कैटलिस्ट होता क्या है। कैटलिस्ट छोटा सा कोई मॉलिक्यूल होगा जो खुद रिएक्शन में ऐसे चेंज नहीं होता है कुछ, लेकिन वो रिएक्शन को कैटलाइज कर, इंपॉर्टेंट है, तो वो रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है और उसकी रेट को बढ़ा सकता है। ठीक है, कुछ एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम कर देता है। रिएक्टेंट्स के पास जाके बोलता है कि ऐसे मैं आपको एक इंटरमीडिएट दूसरा पाथवे बना के दे देता हूँ, आप उससे चले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे प्रोडक्ट में। ठीक है, तो वही इसका काम है। दूसरा एक नेगेटिव कैटलिस्ट या फिर इनहिबिटर भी बोल सकते हैं, हालांकि ऐसे को नहीं बोलना चाहिए कि वो कैटलिस्ट है, बट ठीक है, उसको हम लोग इनहिबिटर ज्यादा अच्छे से बोलते हैं क्योंकि रिएक्शन की रेट को कम करता है। ये देखो, ये मैं बोल रहा था एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे कर, तो ये आपकी एक नॉर्मल रिएक्शन शांति से जा रही थी, लेकिन इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लग रही थी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये अपना रिएक्टेंट है, ये अपनी ट्रांजिशन स्टेट है जो कि बीच में बन रही थी जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक और फॉर्म हो रहे थे। तो ये जो एनर्जी है ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी थी। फिर हमने क्या करा, हमने बोला नहीं इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है, कैटलिस्ट डालो। जैसे ही कैटलिस्ट डाला तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। अब उसके पास उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए ही नहीं क्योंकि कैटलिस्ट ने जाके कुछ टेम्पररी बॉन्ड्स बना लिए ताकि उसको दूसरा पाथ मिले। ठीक है, फिर ऐसे ही एक थ्योरी और दी गई थी, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है, कोलिजन थ्योरी बोलती है कि आपकी रिएक्शन जो है ना वो तभी चलेगी जब मॉलिक्यूल्स आपस में इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे। ओके, इफेक्टिवली कोलाइड करने का क्या मतलब है, तो वो बोले कि ऐसे टेंजेंशियली टकराने से रिएक्शन नहीं जाती। जब तक वो ऐसे हेड ऑन कोलाइड नहीं करेंगे दो मॉलिक्यूल आके एक दूसरे से, तब तक रिएक्शन ढंग से नहीं जाएगी। तो वही इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए ताकि रिएक्शन अच्छे से जाए। एक तो उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए टकराने के लिए, और कोलिजन की ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अब इसके अंदर अलग अलग फॉर्मूले भी दिए जाते हैं, तो वो भी थोड़ा देख लेते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए अपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड के अंदर कितने कोलिजन हो रहे हैं। देखो फ्रीक्वेंसी वैसे भी क्या होती है, सेकंड इनवर्स, कि एक सेकंड के अंदर कितने कितने कोलिजन हो रहे हैं, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी यही होगी। तो उसके लिए अपने पास रेट का फॉर्मूला आता है, रेट इज इक्वल टू जेड ए बी। ए बी मतलब जो भी रिएक्टेंट है उनका, ई रेस टू पावर ई ए बाई आर। तो यहाँ पर ये कोलिजन फैक्टर है। इसी के साथ साथ एक स्टेरिक फैक्टर और लगता है जिसको हम लोग रो या पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये वैसे रो होता है बट इसको पी से भी लिख देते हैं। इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी कि पी है क्या, तो पी क्या है, स्टेरिक फैक्टर है, कितना मोटा ताजा है उस हिसाब से भी रेट इन्फ्लुएंस होती है। दैट इज इट, इतने ही हम लोगों के पास थियोरेटिकल कंसेप्ट थे। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीके के आते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुज रेट इज दिस। अब रेट की वैल्यू दी हुई है तो ऑर्डर निकाल लो, इजी मामला है। 1/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा ये, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो सेकेंड ऑर्डर की हो जाएगी। चलो भाई सेकेंड ऑर्डर हो गया, सिंपल जीवन है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स अपॉन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन बाय 3 टाइम्स। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 3 टाइम बढ़ाया
और रेट जो है वो 27 टाइम्स बढ़ गया, तो इसकी ऑर्डर कितनी होगी? तो देखो, रेट क्या होता है, के इंटू, या फिर के को भी हटाओ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन। ये हमको रेट लॉ बोला था। अब वो बोला कि आपने कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा दिया, तो रेट जो है वो 27 टाइम्स बढ़ गई। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? तो एन की वैल्यू ना 3 होनी चाहिए, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स करूंगा तभी जाके ये 27 आ सकता है। इसका मतलब एन की वैल्यू 3 होगी, मतलब थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होगी, तो ऑर्डर का वैल्यू 3 आ गया। सिंपल है अगेन। फिर अगला क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर इसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये है। अब देखो यहाँ पर ना दिमाग लगाना है आपको ना, रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता लग जाना चाहिए कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन। जो अपना जीरो ऑर्डर होता है, जीरो ऑर्डर होता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन की कोई ना कोई वैल्यू आती है। ये उसमें कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है ना। ए नॉट, उसका फॉर्मूला ही लिख लो ना, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई टी। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इंटू सेकेंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट आएगी। लेकिन जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखता हूँ, तो मेरे पास के आता है, के जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसमें सिर्फ टाइम की वैल्यू आती है। ठीक है, तो इसलिए इसके यहाँ पे जो यूनिट आती है वो आती है सेकेंड इनवर्स। तो इस कहीं पे भी अगर सेकेंड इनवर्स डायरेक्ट यूनिट मिल रही है, तो वो हमेशा कौन सा एग्जाम्पल होगा? फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट देखो, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये मैंने बताया था, पीवाईक्यू में पूछा भी हुआ है कि जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन में तो हमको डायरेक्टली पता लग जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल होगा? तो मोलिकुलरिटी होगी जो, वो स्लो स्टेप के इक्वल होगी। जब भी हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात करते हैं, जब स्लोएस्ट स्टेप आ जाती है, उसकी ऑर्डर और उसकी मोलिकुलरिटी दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। ओके, चलो इसका तो आंसर ही लिखा हुआ आ गया। 75% ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर जो है वो 32 मिनट्स में हो रही थी, तो टाइम टेकन फॉर 50%। इसको आप लोग देख लेना, वैसे अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले भी पूछा हुआ। ओके, तो दैट इज इट। अब हम लोग फिर से एक बार थोड़ा देख लेते हैं जो आपके लिए मार्गदर्शन 2026 प्रोग्राम लेके आए हैं। इसमें आपको कंप्लीट एकेडमिक ट्रैक दी जा रही है, इसमें मॉक टेस्ट लीडर बोर्ड के साथ साथ, ताकि आप अपना स्टेटस पता कर सकें कि हम लोग कहाँ किस लेवल पे हैं। इसके अलावा कंप्लीट नोट्स पीपीटीज वगैरह दी जा रही है, सॉल्व पीवाईक्यूज, ताकि आपको अप्रोच समझ में आ सके। कंप्लीट एडमिशन गाइडेंस दी जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कॉलेज काउंसलिंग में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आपका अगर जो कॉलेज नहीं मिलता है, तो आपके लिए प्लान बी क्या होना चाहिए वो भी बताया जाएगा। इसके अलावा आपका जो स्कोर है उसके बेसिस पे आपको कॉलेज वगैरह बता देंगे हम लोग कि क्या मिल सकता है। इसके अलावा आपका मैम के साथ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी सेशंस भी रहेंगे। ये सब ओनली 2999 में आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस QR कोड, या फिर वेबसाइट पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, टेक।